अच्छा, सीख भी नहीं पा रहे हैं। और एक ट्रेंड जो है, मैं जो दो डिफरेंस देखती हूँ नुपुर, देखिए दो डिफरेंस है। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ममता बनर्जी, वो तो खैर घोर आलोचक हैं, वो तो जितने हीन शब्द हो सकते हैं उनका भी इस्तेमाल वो कर जाती है आलोचनाओं में। आलोचनात्मक राजनीति का एक ट्रेंड है, लेकिन इससे ठीक इतर आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी रणनीति और उसको आगे ले जाने का तरीका बदला है। आम आदमी पार्टी उस तरीके से आलोचना नहीं करती है, सीधा सीधा लड़ाई में नहीं जाती है, बल्कि वो ग्राउंड लेवल पर अपनी जमीन को मजबूत कर रही है। क्या गुजरात में किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कांग्रेस को आप छोड़ दें, कांग्रेस की जमीन धीरे धीरे पूरे देश में सिकुड़ती जा रही है, लेकिन जहां जहां एंटी कांग्रेस वोट है, एंटी बीजेपी वोट है, क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को वहां मजबूत कर पाएगी और क्या गुजरात में मजबूत कर पाएगी? हालांकि आज की तस्वीर देखने के बाद तो जैसा कि हर्ष जी ने कहा कि उन्हें भी अपनी रणनीति सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पर कैसे ये जनसमूह जुटाया जाए। नहीं मीनाक्षी जी, मैं आपसे एग्री नहीं करती। आम आदमी पार्टी को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसी कौन सी इनकम्बेंट भाजपा सरकार है जिसको हरवा के आम आदमी पार्टी पावर में आई है? आम आदमी पार्टी सिर्फ वही जीत रही है जहां पे कांग्रेस पावर में होती है, सत्ताधारी पार्टी होती है और अपने हथियार फेंक देती है। इसी हाल फिलहाल के चुनाव में देख लीजिए कि अपने आप को रिसरेक्ट करने का, अपने आप को एनर्जाइज करने का, अपने आप को खड़ा करने का वो गुर्दा, वो बल है ही नहीं कांग्रेस में, ना इंटरेस्ट है। अब देखिए, अभी आपने चाल की बात करी तो मैं आपको एक अंतर समझाती हूँ भाजपा और कांग्रेस में। सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी जी केवल जनता के बीच में ऐसे नहीं रहते, हम उन्हें आए दिन पार्टी ऑफिस में देखते हैं। 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग एक इंसान के आसपास भी देखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की चाल हमेशा ऐसी रहती है और मैं बताती हूँ इस चाल का महत्व क्या है। ही इज वेरी श्योर ऑफ हिमसेल्फ एंड ही इज वेरी श्योर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मतलब लक्ष्य क्या है इस देश को लेके, उनको उस चीज की बहुत श्योरिटी है। चाहे वो आत्मनिर्भरता हो, चाहे वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, चाहे वो कहीं ना कहीं हमारे को, भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी विकास के जरिए बनाना हो, सुपर पावर बनाना हो। प्रधानमंत्री जी को अपना कार्य भली भांति पता है। वहीं पे जो आप विपक्षी दलों की बात कर रही है, नहीं डायरेक्ट कॉन्टेस्ट की बात करिए, वीडियो भूल गई वो, मुझे प्रधानमंत्री मरवा सकते हैं जी। जब आलोचना से जो भी ये वीडियो जारी किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी द्वारा, इनका काम नहीं बना, दाल नहीं गली, तो इमिटेशन इज अ फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। 2014 के चुनाव के बाद जब आपको याद होगा केजरीवाल ने दिल्ली सरकार से इस्तीफा दिया था, बड़े बड़े एम्बिशन लेके देश के चुनाव लड़ने गए थे, 94% सीटों पे इनकी जमानत जब्त हुई थी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ने, आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट ने मोदी जी की फोटो अपलोड करी थी। चाहे कांग्रेस को गाली दे दे के कांग्रेस से हाथ मिला के दिल्ली में सरकार बना ली हो और कमजोर कांग्रेस का फायदा उठा के अपने आप को खड़ा कर रहे हो, जहां पे इंकम्बेंट भाजपा है, आप उत्तराखंड में देखें तो, और अगर आप गोवा तक में देख ले तो मुझे बता दीजिए इनकी प्रेजेंस क्या है। वोट बंटने की वजह से अगर सीट जीती जाती तो उसको जीत नहीं कहे थे। आप देख लीजिए उत्तराखंड में बड़े बड़े वायदे हो रहे थे, क्या हुआ वहां पे? ठीक है हर्षी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये भारतीय जनता पार्टी को इस भ्रमजाल से निकलना पड़ेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस वक्त बहुत, जिसको कहेंगे प्रचंड जनादेश के साथ आती है। बहुत सी ऐसी टेरिटरीज में जहां कभी वो नहीं थी वहां गई, लेकिन अगर पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी को आप इस तरह से खारिज करेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि आप भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि कोई आम आदमी पार्टी कोई वोट बंटने की वजह से दिल्ली में नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नकारेपन की वजह से आई है। अगर पंजाब में आई है तो अकाली दल और कांग्रेस के नकारेपन की वजह से। तो यही नकारापन तो पिछली सरकारों का था जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, यही नकारापन पिछली सरकारों का था जो दूसरे राज्यों में सरकारें आई। मुझे लगता है कि जब हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करते हैं तो उसमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि एक वर्ग तैयार किया है अरविंद केजरीवाल ने जो उनकी पॉलिसीज पे भरोसा करता है, और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जहां सरकार थी वहां उस भ्रमजाल को नहीं तोड़ पाई। अब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सांसद महोदय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका सुधांशु जी। देखिए, चर्चा गुजरात से लेकर राष्ट्रीय फलक तक पर चल रही है और अब चर्चा चूंकि आम आदमी पार्टी की चल ही पड़ी है, तो इसलिए मैं पहले आज की इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की इस राजनीति पर भी आपकी राय जानना चाहती हूँ। क्या आम आदमी पार्टी भी उतनी मजबूती से धीरे धीरे करके ही सही लेकिन एक बड़ी पार्टी बनने के स्तर पर आगे बढ़ रही है?
देखिए, हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे थे, मैंने अभी जो सुना, मैं उनकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं। जब किसी राज्य सरकार को वहां पर जनादेश मिले और जनादेश के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, नॉन सीरियस रहते हैं और अपेक्षाओं के अनुरूप तो छोड़िए, उसका मजाक की तरह ट्रीट करते हैं, तो जनता के मन में एक स्वाभाविक सहज गुस्सा आता है और उसका कोई भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है। आम आदमी पार्टी कहां से शुरू हुई थी, याद करिए। आम आदमी पार्टी को, अब जो लोग राजनीतिक क्षेत्र के जानकार हैं उन सबको ध्यान करिए, 2011 के जुलाई के आसपास का वो दौर जब इतने भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस की केंद्र सरकार पर लग रहे थे, तो उन्हीं लोगों के, उनकी उस समय के दिल्ली के नेतृत्व के साथ बड़ी निकटता थी अरविंद केजरीवाल जी की। उन्हीं लोगों ने प्रकारांतर से इन लोगों को आगे बढ़ाया था, इसलिए कि पूरे पॉलिटिकल क्लास के ऊपर आरोप लग जाए तो कम से कम कांग्रेस पार्टी उससे बच जाएगी। और उसके बाद सबसे पहले आम आदमी पार्टी की पालकी ढोकर दिल्ली में सरकार उन्होंने ही बनाई, और आज स्थिति यह हो गई कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने दिल्ली से भी बाहर कर दिया और पंजाब से भी बाहर कर दिया। जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, जहां भाजपा सत्ता में है वहां वो कोई प्रभावी कहीं पर उपस्थिति दर्ज कराने में विगत 7-8 वर्षों में सफल नहीं हो चुके, क्योंकि हम ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ, अहर्निशम सेवा महे के भाव के साथ, जैसे आपने मोदी जी को देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव की विजय की बात तो छोड़िए, जैसे ही शुरू हुआ और अगले दिन गुजरात के ऊपर दौरे पर थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कई बार केवल लोग ये सोचें कि हम एक राजनीति करते रहेंगे और किसी को खड़ा करके कुछ कर लेंगे, ऐसा वास्तविकता में संभव नहीं होता है। तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ का जो एक ग्रुप था उसको अपना कैप्चर किया और कुछ समय के लिए लोगों को यह भावना देने में सफल हो गए थे कि वो एक परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु अब मुझे लगता है लोग समझ गए। और एक बात मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक लोग इसको बेहतर समझ सकते हैं। अब सरकार पंजाब में बनने के बाद लोग कह रहे हैं ये तो पहली बात ठीक है कि एक राष्ट्रीय दल, एक दल है क्षेत्रीय दल जिसने 2 राज्यों में सरकार बनाई, मगर अब आप ये बताइए, क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो छोटा राज्य और जो पूर्ण राज्य नहीं, वो अपने को पंजाब के मुख्यमंत्री का नेतृत्व करने लायक स्थिति लंबे समय तक बना पाएगा? मुझे लगता है कि आने वाले समय में किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि जो भी क्षेत्रीय दल रहे हैं, इवन जनता दल को भी याद करिए, मुख्यमंत्रियों को कोई नियंत्रित नहीं कर पाया था, चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री हो या मुलायम सिंह जी हो, क्योंकि एक अलग प्रकार की सत्ता जब आती है तो उसमें कोई छोटे राज्य के मुख्यमंत्री को आकर बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को नियंत्रित कर लेगा, तो ये एक अलग प्रकार की चीज होगी। ये मैं राजनीतिक विश्लेषकों पे छोड़ता हूं, मैं इसके कोई निष्कर्ष अपनी तरफ से देने की और इसके लिए तो सुधांशु जी इंतजार भी करना पड़ेगा। अभी अभी तो सरकार बनी है, अभी तो मुख्यमंत्री ने शपथ भी ग्रहण नहीं की है। धीरे धीरे जब महीने आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके की सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है। लेकिन अब इस पर रागी जी का थोड़ा मत क्या अलग रख रहे हैं? हाँ, सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, बात पूरी कर लें जी सुधांशु जी। मैं एक लाइन और कह दूं, देखिए, इन्होंने कहा था नई राजनीति, तो ये सबसे नई पार्टी है भारत की राजनीति के 7-8 वर्षों में। कितना बदलाव आया, वहां से शुरू करिए। हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, नेक्स्ट आ गए। आने के बाद मैं कसम खाता हूं कभी भाजपा कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, लिखित में समर्थन मांगकर समर्थन लिया। उसके बाद मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, अरे अव्यवहारिक बात थी। अब रहते ना मुख्यमंत्री के बंगले में, वो वैगन आर गाड़ी में चलूंगा, अव्यवहारिक बात थी। अब सिक्योरिटी नहीं लूंगा, लिया। याद करिए 26 जनवरी 2015 में तो बाकायदा आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियल आपत्ति दर्ज की थी कि अरविंद केजरीवाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनको वीआईपी वाली कैटेगरी में बैठने को क्यों नहीं दिया गया। नहीं करूंगा। इसलिए कई बार बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जब आप नए होते हैं और आपको यह अनुभव नहीं होता है, इस कारण से बाकी उस समय आप लोगों के मन में जो भी भावना बनाने का या भड़काने का प्रयास करें, जब आप हकीकत में आके धरातल पे उतरते हैं तो अंतर अलग होता है। जैसे मैं मजाक में यदि ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूं कि जब हम लोग क्रिकेट के मैच देखते थे कहीं इधर उधर अपने दोस्तों के यहाँ चाय और पान की दुकानों बचपन में, तो कहते थे वो किसी मान लीजिए ब्रेटली की बॉल आ रही है, अरे इस बैट्समैन को ऐसे नहीं वैसा खेलना चाहिए था। और अगर उसी बॉलर के सामने रियल में बैट्समैन बना के उसी आदमी को उतार दिया जाए जो कमेंट्री कर रहा था, तो उसकी क्या स्थिति होगी। वो आम आदमी पार्टी की स्थिति देखी। इसलिए ये जो नई राजनीति है उसमें कितना परिवर्तन पिछले कुछ समय में आया। याद करिए, मुझे चाहिए जन लोकपाल, बनाए दिल्ली में लोकपाल, अपनी पार्टी में एक लोकपाल बनाए थे, उनको भी रामदास ढूंढा ही जा रहा है और वो अभी मैं कह रहा हूं ढूंढ नहीं पाए हैं।
और इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार कैसे चलाती है और जितने बड़े बड़े वादे किए उन्हें कैसे पूरा करती है, ये हम देखेंगे। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए। रागी जी, मैं जरा उन्हें भी शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में। अरुण राजभर हमारे साथ एसबी से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका अरुण जी। और अतुल सक्सेना हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अतुल जी, देखिए, जान तो आप लोगों ने भी लगाने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी और कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि जितनी ताकत के साथ अखिलेश यादव ने यह चुनाव लड़ा, बहुत बखूबी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन ठीक है, वोट परसेंटेज बढ़ा, सीट बढ़ी, सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इसके बावजूद अब हम चूंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, ये चर्चा चल रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 4 राज्यों में अपनी सरकार बनने के ठीक अगले ही दिन मैदान पर फोरफ्रंट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। गुजरात में वो एक दिन जो सबसे निचली इकाई है वहां के लोगों को संबोधित करते हैं, पंचायती के सदस्यों को संबोधित करते हैं, आज यूथ से कनेक्ट बनाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम विपक्षी दलों को देखते हैं जिसमें हम सभी पार्टियों को शामिल कर लें, आप केवल समाजवादी पार्टी को इसमें ना जोड़ें, सभी पार्टियों को शामिल कर लें। उनकी स्थिति यह है कि अब वो अगली रणनीति बना रहे हैं और यहां रणनीति बन गई और उस पर काम भी शुरू हो गया। कैसे सामना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए मीनाक्षी जी, यहाँ जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी केवल घूमने का काम करते हैं, जहां पे चुनाव आने वाला होता है वहां पर फिर से जाने का काम करते हैं और रणनीति बनाते हैं, तो ये बेसिकली देश के लिए प्रधानमंत्री जी कब काम करेंगे या कौन से ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि देश का हर वर्ग लाभान्वित होगा, ये यहाँ समझना ज्यादा जरूरी है। अच्छा अतुल जी, आप अपनी बात आगे पूरी करिएगा, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अगर प्रधानमंत्री देश के लिए काम नहीं कर रहे होते तो क्या आपको लगता है कि 4 राज्यों में भाजपा की सरकार रिटेन हो जाती और पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना पाती? आपको लगता है ऐसा? अब मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा जो आपने पूछा है, पर मेरे को थोड़ा सा सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्या है आप मेरे को बीच में इंटरप्ट करते हैं तो बात आपने चूंकि ऐसी बात बोली तो मुझे लगा कि जनता ने मैंडेट दिया है तो कुछ तो सोचा होगा, कुछ पाया होगा, कुछ देखा होगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको मीनाक्षी, सुनिए ना, आप मैंडेट की बात आपने करी। देखिए आपने कहा कि भाई 4 राज्यों में भाजपा ने सरकार बनाने का काम किया। यदि हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए यहाँ पे सरकार कैसे बनाई गई। उत्तर प्रदेश का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज था, लोगों में नाराजगी थी, परंतु उसके बावजूद हमारे अथक प्रयासों के बाद, अथक मेहनत के बाद, जितनी मेहनत अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में करने का काम किया, दिन रात एक काम कर दिया, सोने का पता नहीं और खाने का पता नहीं, सड़कों पे रहे, सुबह से लेकर के निकलते थे और अगले दिन सुबह ही लौटते थे। परंतु उसके बावजूद जिस तरीके से बसपा ने और AIMIM ओवैसी ने, ये इनकी ही टीमें हैं। यदि आप इसको एग्जाम्पल के रूप में आप समझाओ तो समझने की कोशिश करिएगा। जैसे गाजियाबाद का जिला में एक सीट आती है धौलाना विधानसभा में, जो हमारा असलम है वो कितने वोटों से हारा? 12,000 से। बहुजन समाज पार्टी ने जिसे उतारने का काम किया, मुसलमान को उसे मिले 35,000 वोट। तीसरा ओवैसी ने उतारा मुसलमान को, आरिफ को उसे मिले 3500 वोट। तो 38,000 वोटों का यहाँ फर्क आ जाता है और 10,000 से हमारा असलम हार जाता है। तो बेसिकली बसपा के जो जितने भी सीट डिसाइड करे वो अमित शाह ने डिसाइड करे और ओबीसी की भी टीम है ही। तो बेसिकली ये जो रणनीति बनाने का काम किया है, तो ये जो उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसमें उस लोकतंत्र की जो ये हत्या हुई है, संविधान की जो धज्जियां उड़ी हैं, उस धज्जियां उड़ाने में केवल भाजपा शामिल नहीं है। ये भाजपा के साथ 2 शातिर चोर और हैं, जिसमें एक बसपा है और एक ओबीसी है। और इसी तरीके का आप एनालिसिस कर लीजिएगा। नंबर 2 एक बात और बता दूं मीनाक्षी जी, बहुत सी विधानसभाएं ऐसी थी जब वहां काउंटिंग हुई, हमारा प्रत्याशी वहां से जीत रहा था, तो डीएम ने काउंटिंग लेट करा दी, 5 से 6 घंटे काउंटिंग रुकी रही। देखिए, मैं इसी की आपसे उम्मीद नहीं करती थी, क्योंकि ये बात तो अखिलेश जी ने भी नहीं कही। आप पूर्णतया इसके एनालिसिस मतदान के बाद भले ही उन्होंने कोई टिप्पणी की हो ईवीएम को लेकर या तंत्र को लेकर, अतुल जी उन्होंने सवाल उठाए हो, लेकिन ये तो उन्होंने भी नहीं कहा।
भाई आपका भी तो वोट प्रतिशत बढ़ा है, आपके भी तो सीटें आई हैं, ईवीएम को तंत्र पर सवाल उठा देना, मुझे लगता है इस तरीके की राजनीति से बचना चाहिए। लेकिन एक जो छोटी बात उन्होंने ये बोली, रागी जी, मैं आ रही हूँ सुधांशु जी आपके पास, मैं आ रही हूँ, लेकिन अतुल जी ने ये बात बोली कि बसपा और AIMIM इन्होंने बी टीम के तौर पर काम किया। आप AIMIM को हटा दीजिए, बसपा के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके भी तो चुनाव लड़ा था, तब क्या हो गया था? आप जरा दूसरे तरीके से इसको देखिए। कल भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हिंदू समाज ने उसको पूरी तरीके से वोट नहीं किया, ये यही तो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो मुस्लिम समाज का वोट 3 जगह बट गया। मैं आपको पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत से लड़ी और जो मुसलमानों का जो ऑप्टिमम लेवल था वोट देने का, वो लगभग ऑप्टिमम लेवल पे काम कर गया। और यही कारण था कि बीएसपी का वोट प्रतिशत जो है वो 13% पर आ गया, 9% उसमें गिरावट आई, और वही 9% जुड़ करके इनकी समाजवादी पार्टी का वोट जो है वो 31% हो जाता है। तो जहां से आपको उम्मीद थी वहां से आपको पूरा वोट मिला। ओवैसी को कितना वोट मिला? 0.33% वोट मिला, वो तो बहुत इनसिग्निफिकेंट था। आप ध्यान रखिएगा, बिहार में 0.4 तक आ गए। बिहार में ओवैसी किसी भी जहां जीतना था वहां ओवैसी जीते, लेकिन किसी भी सीट पर रनर नहीं रहती ओवैसी की पार्टी। इसका मतलब क्या है? यानी कि मुसलमानों का जो वोट था बहुत टैक्टिकल वोटिंग होती है। इस चीज को बहुत खूबसूरती से जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ओवैसी की पार्टी कहीं भी बिहार में रनर नहीं रहते, यहां भी उन लोगों ने इन ब्लॉक वोटिंग किया है, और वही इन ब्लॉक वोटिंग करने के कारण आपकी इतनी सीटें बढ़कर के आ गई। मैं तो कुछ और कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं सुधांशु जी आऊंगी आपके पास। एक रिएक्शन में अरुण राजभर का वैचारिक बात में बता रहा हूँ कि ये अद्भुत विडंबना है। यानी कि मुसलमानों, मैं एक सोचिए जरा सा, ये क्या नैरेटिव है, जरा इसको देखिए कि मुसलमानों का वोट बड़ा इकट्ठा पड़ना चाहिए। हिंदू यदि ऐसे ही कहना शुरू करे कि भाई हमको जातियों में बांट करके आप हमारी जाति का, हिंदू समाज का वोट जो है वो बट गया है, तब कहा जाएगा कि ये बड़ा कॉम्युनल पॉलिटिक्स है। आप दूसरी तरफ चाह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट बड़ा इकट्ठा पड़े, जैसे दिग्विजय सिंह ने वहां पर जो है, मायावती जी भी इसी बात से नाराज रहे कि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं किया। मैं ये कह रही हूँ कि अरुण राजभर जी, आप जब चुनाव में जा रहे हैं, सारा गणित लगा के जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी आपको लड़ना है, बीएसपी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, AIMIM से आप गठबंधन नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी से गठबंधन किया समाजवादी पार्टी ने, अपनी रणनीति तो उन्होंने बनाई ना। अब मतदान के बाद, नतीजे के बाद ये दोषारोपण करना कि फलाना तो उसकी बी टीम थी, फलाना तो उसकी सी टीम थी, ये केवल भागने वाली राजनीति हो गई। आपकी ऑडियो म्यूट है, अरुण अनम्यूट कर लीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको बात बता दूं कि जो अभी रागी जी ने जो हेलो, अब आ रही है। हाँ, देखिए जिस तरीके से सोहेल भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और हमने पूर्वांचल के तमाम क्षेत्रों में हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया, हमारे परिणाम आप देख लीजिए, 2017 के परिणाम और 2022 के परिणाम। माननीय अखिलेश यादव जी 2017 में 21% वोट पाए और 2022 में 36% वोट पाए। हम गाजीपुर सीट उठाकर देखिए, बलिया की सीट उठाकर देखिए, आजमगढ़ की उठाकर देखिए, जौनपुर देखिए, बनारस देखिए, जिन जिलों को हमने भाजपा को मुक्त कर दिया, ना वहां बुलडोजर चला, ना वहां इनके पैसे चले, ना तो इनके झूठ चले, कुछ नहीं चले। बलिया साफ कर दिया हमने, गाजीपुर साफ कर दिया हमने, आजमगढ़ साफ कर दिया और जौनपुर साफ कर दिया हमने, गाजीपुर साफ कर, तमाम बस्ती साफ कर दिया। कम से कम 7-8 जिलों में हम जो तैयारी किए थे, हमने भारतीय जनता को धाराशाही कर दिया। वहां कुछ नहीं चला, ना बुलडोजर चला, ना कुछ चला, वहां झूठ भी नहीं चल पाया। हम कमजोर कहां हुए? जहां मेरी लड़ाई 1-to-1 हो गई। जो मैं ये उम्मीद किया था कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी मैदान में, मजबूती से उनका वोट एक जगह कंसोलिडेट होगा, एक जगह इकट्ठा होगा, लेकिन वो इकट्ठा नहीं हुआ। हमारी लड़ाई आप उठाकर देखिएगा कि 32 ऐसी सीटें हैं जहां मैं 111 वोट से लेकर के 1000 वोट के बीच में हारा हूं, और मेरी 35 ऐसी सीटें हैं जो मैं 5000 से 2000 के बीच में हारा हूं। अगर यही जोड़ो, दोनों विधानसभा जोड़ दिया जाए, यही दोनों वोट जोड़ दिया जाए, तो सिर्फ 5 लाख के बीच में हम 300 सीटें से हार गए। 5 लाख वोट हमें मिला होता तो हम 300 सीटें जीते होते।
हमारे हारने का अंतराल 1-1 लड़ने का हो गया। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी लड़ती और कांग्रेस चुनाव लड़ती, कांग्रेस खाली हो गई, बहुजन समाज पार्टी सरेंडर कर गई और हमारी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से हो गई। तो वोट तक वो रेशियो मुझे बढ़ाया गया। मुझे बहुत सारे लोगों ने वोट दिया, किसानों ने वोट दिया, बेरोजगारों ने वोट दिया, पुरानी पेंशन के कर्मचारियों ने वोट दिया, हमारे आंगनवाड़ियों ने वोट दिया, हमें कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है, देखिए अरुण जी हो या अतुल जी हो, वो एक बात कहना चाह रहे सुधांशु जी कि क्योंकि इस लड़ाई में बीएसपी और एआईएमआईएम और कांग्रेस ने इनके वोट काट दिए, इसलिए फायदा बीजेपी का हो गया। नहीं, मैं एक बात और बोलूंगा, मीनाक्षी जी, एक बात मेरी तो छूट गई, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर जिले में दौरा किए। देखिए, मैं नहीं मान सकता, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सभी लोग जाएंगे क्षेत्र में, चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से प्रचार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस समीकरण के साथ चुनाव लड़ा है और उस समीकरण में हमने जो गठबंधन बनाया था, जिस मजबूती से चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की 58 से 59 सीटें हमने धराशायी कर दी। आप उठाकर रिजल्ट देखिए। मैं उसका क्रेडिट तो आप लोगों के गठबंधन को दे ही रही हूँ। मैं तो डे 1 से कह रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई तो उसमें आप लोगों का मत ये है क्योंकि बीएसपी, एआईएमआईएम, कांग्रेस ने आपके हिस्से के वोट काट दिए, इसलिए आप लोगों की सरकार नहीं बन पाई। और बीजेपी का मत ये है कि उनकी विकास की राजनीति, मोदी योगी का चेहरा, जिसके नाम पर वोट पड़े हैं। अब सुधांशु जी, अब देखिए दोनों काउंटर आपने सुन लिया, आप अपना जवाब रखिएगा। एक बात और सुन लीजिए। नहीं, अरुण जी आपकी बात होगी, मैं सुधांशु जी का जवाब दूंगा। देखिए मीनाक्षी जी, देखिए अतुल जी ने जो बोला, अरुण जी ने जो बोला, दोनों का जवाब देता हूं। मुझे एक अतुल जी ने जो बोला उस पर पुराना गीत की पंक्ति याद आ गई कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। कितनी दिल की आरजू लबों पे ऐसे आई, मुसलमानों का वोट वो इतने प्रतिशत पा गया, वहां मुस्लिम इतने प्रतिशत पा गया। यह समाजवाद है, यह सेकुलरिज्म है, जो खुलेआम यह बात एक्सपेक्ट करते हैं कि मुस्लिम उनको वोट करे, और यह सारे सेकुलर दलों का है। कमलनाथ जी का याद करिए, मध्य प्रदेश चुनाव समय 100% मुसलमानों का वोट हमें मिलना चाहिए, अगर जरा भी कम रह गया तो होगा। ऐसा ही एक वीडियो राजस्थान में कांग्रेस नेता का आया था, आप याद करिए। इस ढंग की जो ये खुलेआम, आजकल जानते क्या मामला हो गया है, वो जमाने लद गए 20 साल पहले के, 25 साल पहले के, जब मीडिया पे लेफ्टिस्ट नियंत्रण था। जो आप चाहते थे वही खबर छपती थी, जो नहीं चाहते थे आज कोई भी वीडियो बनाकर कहीं भी दिखा देता है। अब सबकी बात सब जगह पता लग जाती है। तो ये जो एक नैरेटिव आप बना रहे थे, वो नैरेटिव पूरी तरीके से खत्म हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अरुण राजभर जी युवा नेता हैं, परंतु उनको कम से कम इस बात में, तथ्य में ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में 6.5-7% वोट का अंतर है। मान्यवर 5 लाख वोटों से उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, 7% वोट का अंतर नहीं हो सकता। उसके लिए कम से कम 50 लाख वोट से ऊपर का अंतर होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पार्टियां हमसे अलग हुई थी, कम से कम, मैं अब चुनाव समाप्त हो गया तो मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जी तो कम से कम पहले छोड़ के चले गए थे, तो ये तो लग रहा था कि वो लड़ रहे हैं। बाकी नेता, जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, यानी आप तकनीकी दृष्टि से मंत्री नहीं रह गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दारा सिंह चौहान जी, धर्मपाल सैनी जी, तब आपको अचानक याद आ रहा है कि मैं मंत्री पद में, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा था, ये नहीं हो रहा था। तो जनता इतनी नासमझ नहीं है, जनता को भी समझ में आता है कि आप अपने हित में गए थे, कोई समाज के हित में नहीं गए थे। तीसरा, इस चुनाव का जो एक बहुत बड़ा अंतर है, जाति के आधार पर जितनी पार्टियां बनी हैं, बड़ी से लेकर छोटी तक, उन सब ने आज तक क्या किया है, जाति का लालीपाप दिखाया, परिवार की ताकत बढ़ाई। अपनी अपनी जाति में एक नेता बताएं जो उन्होंने अपनी जाति के किसी नेता को नेतृत्व दिया हो। समाजवादी पार्टी आज 40 साल पुरानी पार्टी हो गई है, यादव समाज में किसी एक को नेतृत्व मिला हो तो बता दे, बाकी की तो बात छोड़ दे। तीसरा जो आरोप है कि उनका वोट हमको शिफ्ट हो गया, तो इसका अर्थ जानते क्या हुआ? देखिए, इसका अर्थ यह हुआ कि जो आज तक ये दावा करते थे कि अमुक वर्ग के वोट पर अमुक पार्टी का ही वर्चस्व है, अब ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वह पार्टी का वोट दूसरी तरफ चला गया। कैसे चला गया? मोदी जी की नीतियों की वजह से, योगी जी के सक्षम प्रशासन की वजह से, बगैर जात बिरादरी का भेद किए हुए सबको हम लोगों ने समान अवसर दिए, सबको समान सुविधाएं दी। कोई, मैं चुनौती से कहता हूं, कोई आज नहीं कह सकता यूपी में नौकरी लेने के लिए अमुक क्षेत्र, अमुक जाति या अमुक व्यवस्था वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो भी हुआ वो बिल्कुल ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हुआ, इस कारण से। और एक और बात याद करिए, मायावती जी ने पत्र लिख के क्या कहा
कि मीडिया के ऊपर दोष दिया और कहा कि साहब मीडिया ने प्रचार कर दिया कि हम बीजेपी की बी टीम है, तो हमारे वोटर को लगा कि गुंडागर्दी का राज नहीं आना चाहिए, वो इसलिए अब देखिए सुधांशु जी, विपक्ष के लिए कहने का जी चाहता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।